सुनो न के अंतर्गत आजकल आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह सुन रहे हैं। आइए कहानी का शेष भाग सुनते हैं। अब बालकों के दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वो अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ के भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपा के ज़मीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक के शेर की गर्दन पे सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा के कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दड़ा हुआ पानी लेकर उसके द्वार पे छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे ना। हामिद के इस प्रबल तर्क का जवाब वो न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ के कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ा के कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख के दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील, सिपाही और भिश्ती लैंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वो काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पे बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पे पड़ा रहने के सिवा और कर ही क्या सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी जोश से भर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाके उन्हें ज़मीन पे पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज जैसी बात थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई भेलचा कनकौआ किसी कंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारे भिश्ती को लेके देखो। महमूद और नूरी ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन बोला, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद बोला, अरे दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले क्या। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देख के किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देख के होंगी। 3 पैसों ही में तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों से चिमटा लेके उसे पछतावे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी।
फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके बाकी के दोस्त मुंह ताकते रह गए। ये उसी चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ के भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रही और सुरलोक से धारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुन के बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पे या ताक पे तो अब देखिए बैठ नहीं सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पे कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पे विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे लगे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पे चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पे डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं जो अपने पैरों चले। वो पालकी पे चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके छोटे भाई सिपाही की तरह जागते रहो पुकारते चले। मगर रात तो अंधेरी होती ही है। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूट के गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पे आ जाते हैं और उनकी टांग टूट जाती है। महमूद को आज पता चला कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला है जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ नहीं, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसके बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठा के प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख के वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? अरे सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना प्यार, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख के इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका बन गई थी। बालिका अमीना। वो रोने लगी। दामन फैला के हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये थी कहानी ईदगाह। अगली बार हम आपको अगली कहानी सुनाएंगे।